प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में साझा किए विचार, प्रेरक और अनुकरणीय पहलुओं से कराया अवगत। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के प्रतिभागियों से करेंगे वर्चुअल संवाद। कृतज्ञ राष्ट्र करगिल विजय दिवस पर बहादुर सैनिकों के असाधारण साहस और समर्पण को कर रहा याद। रक्षा मंत्री ने द्रास पहुंचकर वीर जवानों को दी श्रद्धांजलि। सीईओ का जिला उप निर्वाचन पदाधिकारियों को 29 जुलाई तक एन्यूमरेशन चरण पूरा करने के निर्देश। 7 विधानसभा क्षेत्रों में काम पूरा, 91% से अधिक प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन। और रांची में डूरंड कप का टूर्नामेंट का आज मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता संपन्न। T20 सीरीज में भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाई अजय बढ़त। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में आज देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने विविध बातों का जिक्र किया और लोगों को प्रेरक तथा अनुकरणीय पहलों से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण और जल संरक्षण तथा युवाओं की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है। जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है। बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1,500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदयाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें। पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत युवाओं के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। इस संवाद में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 400 से अधिक युवा शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे और इस दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे 400 से अधिक युवा प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक 2 चरणों में किया गया और इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया, जिसमें 3 लाख से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदाय के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया और इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। साथ ही सामुदायिक भागीदारी, राष्ट्रीय एकता और सीमावर्ती गांवों के सामरिक महत्व के प्रति उनकी समझ भी और मजबूत हुई।
कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर के समक्ष चल रहा आंदोलन समाप्त हो गया है। करीब 36 दिनों के बाद केंद्र सरकार के साथ सकारात्मक वार्ता के बाद यह आंदोलन पार्टी ने वापस लिया है। केंद्र सरकार के आश्वासनों और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन समाप्त हो गया है। सरकार का कहना है कि छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से सुनते हुए संवाद के माध्यम से समाधान निकाला गया है। सरकार का दावा है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और परीक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आवश्यक सुधारों की प्रक्रिया भी जारी रहेगी, ताकि छात्रों का विश्वास और भविष्य दोनों सुरक्षित रह सकें। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सीजेपी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी पुलिस मामलों को वापस लेगी और एफआईआर निरस्त करने की लिखित पुष्टि भी जल्द ही जारी करेगी। उन्होंने बताया कि कथित पेपर लीक विवाद से जुड़ी घटनाओं में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को अधिकतम संभव मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। नड्डा ने कहा कि सरकार छात्र समुदाय की चिंताओं के समाधान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और बातचीत के जरिए समाधान निकालना ही उसकी प्राथमिकता है। ये आज एक रिटन मसौदा लेकर के आए थे, जिसमें उन्होंने एजिटेशन में चल रहे केसेस के बारे में 4 पॉइंट्स दिए थे और उसके साथ साथ जो बाकी 2 डिमांड्स थी, रिटेलिएटरी मेजर्स ना लिए जाए, कंपनसेशन दिया जाए और इनके 5 पॉइंट चार्टर को कंसिडर किया जाए, उस पर डिटेल में चर्चा हुई। डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था, उसका लबो-लबाब ये था कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है, जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री का प्रभार दिया गया है। श्री जोशी ने नई जिम्मेदारी मिलने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। I accept this responsibility with sense of duty and humility, and I am thankful to the Prime Minister. कृतज्ञ राष्ट्र कारगिल विजय दिवस पर बहादुर सैनिकों के असाधारण साहस और समर्पण को याद कर रहा है। भारतीय सेना के पाकिस्तान के खिलाफ 1999 के कारगिल युद्ध की याद में यह दिवस मनाया जाता है। आज 27वां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। पूरा देश कारगिल युद्ध में शहीद हुए 9 सैनिकों को नमन कर रहा है और ये दिन भारतीय सेना के वीर सपूतों की वीरता और शौर्य को समर्पित है। साल 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए दुश्मन को परास्त कर दिया था। भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध का कोड नेम ऑपरेशन विजय रखा गया था। 60 दिनों से भी अधिक समय तक चलने वाले इस युद्ध में भारत ने 26 जुलाई 1999 में पाकिस्तानी सेना को पराजित कर दिया था और उसी दिन से 26 जुलाई का दिन भारत के वीर सपूतों के शौर्य की विजय गाथा कहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर अपने संदेश में कहा है कि बेहद कठिन परिस्थितियों में सैनिकों का अदम्य साहस हमेशा राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। उनकी अटूट देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वीर सैनिकों को नमन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा
कि कारगिल विजय दिवस पर हमारा देश भारत की सुरक्षा के लिए बहादुर सैनिकों के असाधारण साहस और समर्पण के प्रति आभार व्यक्त करता है। बेहद कठिन परिस्थितियों में भी उनका अदम्य साहस हमेशा राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। उनकी अटूट देशभक्ति और कर्तव्यनिष्ठा पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 27वें करगिल विजय दिवस के मौके पर द्रास पहुंचकर वीरों को नमन किया। उन्होंने करगिल युद्ध स्मारक में देश की रक्षा के खातिर सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना हर चुनौती से निपटने में सक्षम है। करगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास स्थित करगिल वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री शनिवार को द्रास पहुंचे थे। यहां उन्होंने करगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित शौर्य संध्या कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। ये कार्यक्रम करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 2 दिवसीय समारोह का हिस्सा है। सैनिकों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि आज भी चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। घुसपैठियों की नीयत नहीं बदली है और वो अब भी प्रॉक्सी वॉर और घुसपैठ जैसे हथकंडे अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि भारतीय सेना ऐसे हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी करगिल विजय दिवस पर वीर सैनिकों को सलाम किया है। उन्होंने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शहीदों को नमन करते हुए कहा कि करगिल विजय सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान की अमर गाथा है। भारत के इतिहास में करगिल विजय दिवस की तारीख हर देशवासी के हृदय में देशभक्ति, गर्व और स्वाभिमान का संचार करता है। इस ऐतिहासिक युद्ध में झारखंड के सिमडेगा जिले के भी कई वीर सपूत शामिल थे, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। सिमडेगा के 1999 के करगिल युद्ध में अपनी वीरता का लोहा मनवाने वाले सिमडेगा निवासी सेना मेडल विजेता नायब सूबेदार राम रतन महतो की कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। राम रतन महतो बताते हैं कि 18 जुलाई की रात उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अकेले ही दुश्मनों के बंकरों में घुसकर 29 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। फर्स्ट लड़ाई लड़े सियाचिन ग्लेशियर में और सेकंड लड़ाई लड़े कारगिल। अपना हिम्मत करके हिम्मत के साथ युद्ध हुआ, आमने सामने लड़ाई हुआ। कोई पाकिस्तान का था, कजाकिस्तान का, अफगानिस्तान का था वो लोग। वहीं करगिल के बेहद दुर्गम माने जाने वाले बटालिक सेक्टर में तैनात सिमडेगा के दूसरे जांबाज नायक विलियम सोरेंग की दास्तान भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। विलियम सोरेंग बताते हैं कि युद्ध के दौरान सैन्य कमांड से आदेश मिलते ही वे करीब 1800 फीट ऊंची सीधी और बर्फीली पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर दुश्मनों पर काल बनकर टूट पड़े थे। हमें हुक्म मिला कि आपको जुबर हिल, जो कि नीचे से तकरीबन 1700-1800 फीट ऊंचाई है, तो हमको उसको ये मुक्त करने का ऑर्डर मिला और रात भर हमने वहाँ पर चल के सुबह तक वहाँ पर पहुँचते अटैक किया। इस दौरान मैं और मेरे साथी सुरेंद्र टोपो हम लोग फंस गए सुबह में और दिन भर वहाँ पर फंसे रहे हैं। करगिल युद्ध की विभीषिका में देश के लिए अपना खून बहाने वाले एक और नायक एल्विस तिर्की की पत्नी उर्सिला ने भी अपने पति के बलिदान और साहस को याद किया। उर्सिला कहती हैं कि जब युद्ध के दौरान उनके पति के पैर में गोली लगने की खबर आई तो पूरा परिवार चिंतित था, लेकिन जब उनके पति भारत माता का तिरंगा शान से ऊंचा करके विजेता बनकर घर लौटे तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ये लड़ाई में जीत के आए तो हमको खुशी हुआ कि भगवान भला चंगा वापस आए और भारत झारखंड देश में इसका नाम आगे रहा। इसलिए
करगिल विजय दिवस के इस मौके पर सिमडेगा के इन अमर वीरों का त्याग शौर्य पूरी दुनिया को यह संदेश देता है कि भारत मां की रक्षा के लिए हमारे वीर जवान किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन रणबांकुरों की शहादत और जीवटता पर आज पूरा झारखंड और पूरा भारतवर्ष गर्व महसूस कर रहा है। सिमडेगा से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। राज्य में एसआईआर के तहत इन्यूमरेशन प्रपत्र भरने के चंद दिन शेष हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कल वर्चुअल माध्यम से उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर 29 जुलाई तक इस चरण से जुड़े सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि राज्य में 99.75% प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से 91.96% प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। कोडरमा, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर और कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र में 100% इन्यूमरेशन प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है। सीईओ ने मतदाताओं के शिकायतों के समयबद्ध निष्पादन पर जोर दिया। साथ ही बताया कि झारखंड में निवास करने वाले अन्य राज्यों के मतदाता 5 अगस्त के बाद फॉर्म 8 और घोषणा पत्र भरकर झारखंड में अपना नाम स्थानांतरित करा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की सफल यात्रा कर स्वदेश लौट आई हैं। इन यात्राओं से सहयोग और साझेदारी को नया आयाम मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 यूरोपीय देशों का दौरा सकुशल संपन्न कर स्वदेश वापस आ गई हैं। मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। ये यात्रा इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया में भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली यात्रा रही, जबकि रोमानिया में 30 वर्षों के अंतराल के बाद राष्ट्रपति स्तर की यात्रा हुई। और इस यात्रा के जरिए भारत इन तीनों देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और जन जन संपर्क को मजबूत करना चाहता है। इस यात्रा के जरिए 3T यानी कि ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म पर विशेष फोकस रहा। राष्ट्रपति की इस यात्रा के जरिए पूर्वी मध्य यूरोप में भारत की भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य रहा। द्विपक्षीय व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश मजबूत करने के साथ ही भारत EU FTA का लाभ उठाते हुए आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने पर भी जोर रहा। व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन और टैलेंट पर फोकस, कृषि, स्वास्थ्य एवं फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को बढ़ावा, IT, डिजिटल टेक्नोलॉजी और AI पर फोकस, शिक्षा एवं क्षमता निर्माण पर जोर और इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और इनोवेशन में साझेदारी को बढ़ावा देने पर भी फोकस रहा। IIM रांची में मैनेजमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। इस दौरान ADG वायरलेस झारखंड प्रशांत सिंह ने व्याख्यान देते हुए विद्यार्थियों को सफलता के मंत्र दिए और चुनौतियों से आगे बढ़ते हुए देश के नव निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया। बहुत लोगों से हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो बहुत लोगों को सही में पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश की हाँ डेजिग्नेट हुए हैं, सीनियर कौन मिला है, तो लेकिन क्या मतलब है, क्यों बने, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और उनका क्या रोल होता है। तो हम लोग सोचे कि नेक्स्ट स्टडी सर्कल में इस टॉपिक पर हम लोग ये करें। देवघर पुलिस को ठगों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने फर्जी साइबर पुलिस बनकर घरों में छापेमारी करने के नाम पर लूटपाट करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। SDPO कुलदीप कुमार ने बताया कि इस गिरोह के सदस्य लंबे समय से देवघर और आसपास के इलाकों में सक्रिय थे। गिरोह से जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार समेत कई चीजें बरामद की गई हैं। इस सूचना के आलोक में एक छापामारी दल का गठन किया गया। इस टीम के द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया है कि उसमें सारे गैंग मेंबर्स को पकड़ा है और यह लगातार अपराध करने के लिए एक्टिव था और जिसमें इनमें से कुछ लोगों का पूर्व का आपराधिक इतिहास है जो काफ़ी गंभीर प्रकृति के अपराध किए हैं और इनके पास से एक देसी कट्टा, 4 पीस गोली और जो वर्दी कैमोफ्लेज पैंट शर्ट टी शर्ट वगैरह पहन के लोग घुसते थे वो बरामद किया गया है और इसमें जसीडीह थाना प्रभारी, मोहनपुर थाना प्रभारी, देवीपुर थाना प्रभारी और उनके सशस्त्र बल शामिल थे
और जिन्होंने इनकी गिरफ्तारी की है। और अब देखते हैं जिलों से कुछ अहम खबरें फटाफट अंदाज में। धनबाद के निरसा प्रखंड स्थित सोनबाद में पुसाई नदी पुल के जर्जर पहुंच पथ की मरम्मत उप विकास आयुक्त सन्नी राज के त्वरित संज्ञान और निर्देश के बाद पूरी कराई गई। अधिकारियों के निरीक्षण के बाद विभाग ने तत्काल कार्रवाई की, जिससे ग्रामीणों और राहगीरों को आवागमन में राहत मिली। धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार और डीडीसी सनी राज ने सर्किट हाउस का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कमरे, वीआईपी स्वीट्स, पार्किंग, सड़कों, बगीचों और साफ सफाई का जायजा लेकर आधुनिक सुविधाओं, सौंदर्यीकरण और बेहतर रखरखाव के निर्देश दिए। कोडरमा में 15 अगस्त 2026 के जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर डीडीसी रवि जैन की अध्यक्षता में बैठक हुई। विभिन्न विभागों को साफ सफाई, मंच सुरक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, परेड, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई। तय समय में तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए। रामगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला गंगा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नदियों और जलाशयों के संरक्षण और स्वच्छता को लेकर अगले 3 महीनों में अभियान और जन जागरूकता कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से चलाने के निर्देश दिए गए। लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने पर भी जोर दिया गया। देवघर में राजकीय श्रावणी मेला 2026 को लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम परिसर रंग बिरंगी रोशनी और भव्य सजावट से जगमगा उठा है। श्रद्धा, उल्लास और आस्था के अद्भुत संगम के बीच बाबा के दरबार में भक्तों की उमड़ती भीड़ मेले की भव्यता को खास बना रही है। बोकारो में एसआईआर के तहत डिजिटाइजेशन कार्य की समीक्षा डीईओ सह उपायुक्त अजयनाथ झा ने वीडियो संवाद के जरिए की। सभी ईआरओ को 100% डिजिटाइजेशन और सत्यापन की रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही बीएलओ के लंबित मानदेय भुगतान को जल्द पूरा करने को कहा गया। खूंटी के रनिया प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मरीजों और उनके परिजनों से स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली गई। अधिकारियों ने बेहतर उपचार, दवा की उपलब्धता, साफ सफाई और संवेदनशील स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हजारीबाग में आयोजित जनता दरबार में आम लोगों की समस्याएं सुनी गई। प्राप्त आवेदनों पर संबंधित विभागों को जांचकर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ मामलों का समाधान करने को कहा गया। रामगढ़ जिले में राष्ट्रीय कवि संगम का प्रांतीय कार्यकारिणी अधिवेशन आयोजित किया गया। इस राष्ट्रीय कवि सम्मेलन और अधिवेशन में दिल्ली सहित झारखंड के विभिन्न जिलों से आए प्रख्यात कवियों ने शिरकत की और अपनी रचनाओं से समा बांध दिया। रामगढ़ कवि सम्मेलन में युवाओं में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने जैसे विषयों पर गहन विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सह राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश मित्तल ने कहा कि राष्ट्रीय कवि संगम कविताओं के माध्यम से देश के युवाओं और महिलाओं में एक नई चेतना जगाना चाहता है। राष्ट्रीय कवि संगम कविताओं के माध्यम से देश में युवाओं में जागरण करना चाहता है, महिलाओं में जागरण करना चाहता है और निश्चित ही कविता की शक्ति एक विशेष प्रकार की होती है जो विधानसभाओं में भी गूंजती है, राज्यसभा में भी गूंजती है, लोकसभा में भी, जनसभाओं में भी। किसी भी नेता का भाषण तभी सशक्त होता है जब उसमें कविता की 4 पंक्तियां आती हैं। वहीं आयोजनकर्ता सह झारखंड के प्रांतीय अध्यक्ष विजय मेवाड़ ने बताया कि साहित्य और कविताएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि वे समाज के स्वरूप को निखारने और उसे सही दिशा देने का कार्य करती है। वहीं प्रदेश महासचिव सरोज कांत झा ने संस्था के मूल्य ध्येय वाक्य राष्ट्र जागरण धर्म हमारा की विशेषता बताई। कविताएं और साहित्य जो थी समाज के स्वरूप को निखारने के लिए होती है, कहीं सियासत को भी चौंकाने के लिए होती है और समाज का स्वरूप जो है युवाओं से बनता है। आज इस मंच से युवा कवि, महिला कवि और सारे कवियों का एक इतना बढ़िया जमावड़ा लगा है जो पूरे प्रांत में एक नई दिशा देगा। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष श्री जगदीश मित्तल जी भी मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी भी हमारे इस कार्यक्रम को एक प्रेरणा दे रही है और ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर देखा जाए तो कवियों का जो समागम है ना, रामगढ़ ही नहीं पूरे प्रांत को एक नई दिशा दे रहा है। कवि होने के नाते हमारा सबसे पहला दायित्व होता है कि समाज की जो चेतना है, जो समाज की जो समस्याएं हैं उसको जागृत करने का। और राष्ट्रीय कवि संगम इसका स्लोगन ही है राष्ट्र जागरण धर्म हमारा।
और कवियों को इसी बात को लेके, इसी उद्देश्य को लेके झारखंड के हम सभी जिलों में, सभी गाँवों में जाके इस तरह कवि गोष्ठियाँ करते हैं, कवि संघ का आयोजन करते हैं, ताकि कविता, संस्कृति, संस्कार और साहित्य ये हमारा बचा रहे। यही हमारी कोशिश है राष्ट्रीय कवि संगम की। रामगढ़ में आयोजित इस प्रांतीय अधिवेशन ने यह साबित कर दिया है कि झारखंड की साहित्यिक धारा अत्यंत समृद्ध है। आयोजकों ने विश्वास जताया कि यह आयोजन राज्य की साहित्यिक प्रतिभाओं को एक नया राष्ट्रीय मंच प्रदान करने और जन जागरण की मशाल को रोशन रखने में मील का पत्थर साबित होगा। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। राजधानी रांची में आज से डूरंड कप टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करेंगे। पहला मैच जमशेदपुर फुटबॉल क्लब और डिफेंडर्स फुटबॉल क्लब के बीच खेला जाएगा। रांची में ग्रुप सी के 6 मुकाबले होने वाले हैं। इसके अलावा एक क्वार्टर फाइनल मैच भी खेला जाएगा। आज के उद्घाटन समारोह और मैच में केवल पास और टिकट धारियों को ही स्टेडियम में प्रवेश मिलेगा। उद्घाटन समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद मैच होगा। राज्य में राज्य स्तरीय लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता का कल समापन हो गया। खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस ग्राउंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में टीमों के बीच श्रेष्ठता की जंग हुई। खिताबी मुकाबलों में गिरिडीह का दबदबा देखने को मिला। बालिका वर्ग के फाइनल में गिरिडीह ने सिमडेगा को हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। बालक वर्ग में भी गिरिडीह की टीम विजेता बनी। भारत ने मेजबान जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की T20 श्रृंखला में अजेय बढ़त बना ली है। कल हरारे में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने मेजबान टीम को 90 रन से पराजित कर दिया। इसके साथ ही सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले खेलते हुए 219 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। जवाब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से ईशान किशन ने शानदार 81 रन बनाए। तिलक वर्मा ने भी 60 रन का योगदान दिया। राज्य के कई जिलों में अगले 3 दिनों के दौरान भारी बारिश का पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटे के दौरान हालांकि बारिश की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। लातेहार के नेतरहाट में सर्वाधिक 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि राज्य के विभिन्न इलाकों में 31 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। 29 जुलाई तक कई हिस्सों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 1 जून से राज्य में अब 444 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 27% कम है। धनबाद जिले के लुधारिया में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से वन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो शामिल हुए, जबकि अतिथि के रूप में धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार और डीएफओ विकास पालीवाल उपस्थित रहे। उपस्थित अतिथियों और अधिकारियों ने पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनके सही देखभाल करने का आह्वान किया। समारोह को संबोधित करते हुए टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि क्षेत्र में जंगली हाथियों के प्रकोप और समस्या को देखते हुए सोलर फेंसिंग का काम तेजी से कराया जा रहा है। हाथी के कॉरिडोर का हम लोग मांग किए हैं, लेकिन उसे संरक्षण के लिए सोलर हम लोग गारंटी लगा रहे हैं। 6 किलोमीटर तक लग गया और भी लगेगा। जैसे लोगों का जान माल का खतरा नहीं, इससे बचने के लिए कई योजना चलाया जाए। आजीविका के लिए हम लोग तो बोल रहे हैं कि अभी इस क्षेत्र में तो जो इनका पहचान है जंगल झाड़ी का, अगर फलदार पौधा लगाए तो उसका आजीविका हो जाए। आप देख सकते हैं लोधरिया में 50 एकड़ में खाली में हुआ है। इस अवसर पर मौजूद स्कूली छात्राओं ने भी पूरे उत्साह के साथ पौधे रोपे और प्रकृति को समृद्ध बनाने का संकल्प लिया। धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि वन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण के प्रति। और बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में साझा किए विचार, प्रेरक और अनुकरणीय पहलू से कराया अवगत। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के प्रतिभागियों से करेंगे वर्चुअल संवाद। कृतज्ञ राष्ट्र करगिल विजय दिवस पर बहादुर सैनिकों के असाधारण साहस और समर्पण को कर रहा याद। रक्षा मंत्री ने द्रास पहुंचकर वीर जवानों को दी श्रद्धांजलि। सीईओ का जिला उप निर्वाचन पदाधिकारियों को 29 जुलाई तक एन्यूमरेशन चरण पूरा करने के निर्देश। 7 विधानसभा क्षेत्रों में काम पूरा। 91% से अधिक प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन।
और रांची में डूरंड कप टूर्नामेंट का आज मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता संपन्न। T20 सीरीज में भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाई अजेय बढ़त।